हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो HRG क्लासेस बाड़मेर चैनल। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। मैं आपका दोस्त हनुमान राम गोदारा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए जीव विज्ञान के टॉपिक कोशिका को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका के 3 पार्ट लगातार आ चुके हैं, आज चौथा पार्ट है। तो पार्ट 3 के अंदर हमने कोशिका संरचना में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं जीव द्रव्य के कोशिका द्रव्य के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म क्या होता है। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका द्रव्य होता है, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसमें कोशिका भित्ति और केंद्रक, इसके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण और जल, कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपस्थित होते हैं। ये सब जितने भी पदार्थ होते हैं ये सब निर्जीव होते हैं। कोशिका द्रव्य एक पारभासी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और इन कोशिकांगों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरा अध्ययन करने वाले हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली युक्त होते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंतर्गत ये कोशिकांग जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये झिल्ली रहित होते हैं। इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं कि प्रमुख कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। जब प्रमुख कोशिकांगों की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार की होती हैं, चिकनी और खुरदरी। इसमें जो दूसरा आता है कोशिकांग वो है राइबोसोम, तीसरा गोल्जी उपकरण, चौथा लाइसोसोम। और लाइसोसोम जो होता है इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या लवक। ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। इसके बाद रसधानी, तारकाय और माइक्रोट्यूब्यूल। ये इतने माइक्रो ऑर्गेनेलिज या कोशिकांग पाए जाते हैं। तो हम एक एक का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किसमें क्या क्या पाया जाता है। पहला है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य के अंदर जालीदार एवं अनियमित नलिकाओं का घना जाल अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर जो होता है ना, ये भाग जैसे ये दिख रहा है, इसमें एक घना और जालीदार भाग होता है, ये क्या कहलाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये जो होती हैं अंतःप्रद्रवी जालिका किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। यह 2 प्रकार की होती हैं, चिकनी और खुरदरी। चिकनी जो अंतःद्रव्य जालिका होती हैं इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना, नहीं होते हैं। और ये जो खुरदरी होती हैं इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का काम करना। दूसरे नंबर पर आता है राइबोसोम। तो देखते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम के अंदर जो है, इसकी खोज देख लेते हैं पहले कि खोज किसने की थी, कब की थी। 1955 में पैलेड ने की थी। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से सटे रहते हैं और कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। और ये राइबोसोम जो होते हैं छोटे कण होते हैं और जो गुच्छों में मिलते हैं उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, पिछली स्लाइड में देखा था कि राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। यहाँ पर आप राइबोसोम की संरचना देख पा रहे हैं और ये राइबोसोम जो है इस अंतःद्रव्य जालिका के जो है इसके ऊपर जुड़े रहते हैं ऐसे। इसके बाद तीसरा आता है गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। तो इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने की थी। कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई संरचना डिक्टियोसोम कहलाती है। गोल्जी का जो है अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों से जुड़ा रहता है। यह कोशिका का मुख्य स्रावण अंग है। यह लाइसोसोम और परऑक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। पादप कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट बनाने में भी सहायता करता है और इसका आप डायग्राम देख पा रहे हैं। इसकी संरचना जो है बिल्कुल ऐसी सर्पिलाकार दिखाई देती है, एक जालीनुमा संरचना होती है। इसके बाद हम चौथा देखते हैं लाइसोसोम।
लाइसोसोम जो हैं इसकी खोज क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने सन 1958 के अंदर की थी। और ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है, बहुत ही छोटा कोशिकांग है। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जीव द्रव्यों को घुला देने वाले या नष्ट कर देने वाले होते हैं। तो इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो जीव द्रव्यों को नष्ट भी कर सकते हैं। जब कोशिका मर जाती है तो इसके एंजाइम्स जो होते हैं वो कोशिका को पाचित कर जाते हैं, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह कोशिका की जीवाणु एवं विषाणुओं से रक्षा करने का कार्य करता है लाइसोसोम। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। और ये लाइसोसोम में इसका आप डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर जो है ये भोज्य पदार्थ है प्रवेश करता है, इसके बाद ये अपनी अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन इस तरह से करता है। जब कोशिका मर जाती है तो ये कोशिका को खा लेता है और पाचित होकर के बाहर निकाल देता है। इसके बाद अगला आता है, पांचवा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज 1890 ईस्वी में आल्टमैन ने की थी। आल्टमैन ने इसे क्या नाम दिया था, बायोब्लास्ट, और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली जो होती है ना, ये अंदर की दो झिल्ली होती है, एक बाहर और एक अंदर। तो भीतरी झिल्ली उसके अंदर ऐसे प्रवर्ध निकले रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 क्या है, F1 कण पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ये जो चीज़ है अपन को ध्यान रखने की है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें जो 36 अणु होते हैं ग्लूकोज के बनते हैं। ग्लूकोज जब टूटता है तो 36 ATP के अणु बनते हैं, तो 34 ATP अणु केवल किससे बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए इसको ऊर्जा का शक्ति ग्रह के रूप में भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि कौन सा है अपना कोशिकांग लवक। लवक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, और अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तो एक एक बार में देख लेते हैं कि अवर्णी लवक होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, जड़ और भूमिगत तने के अंदर, और स्टार्च कणिका और तेल बिंदु के निर्माण में मदद करता है। इसके बाद वर्णी लवक, ये रंगीन लवक होते हैं जो लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं, और पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि इसमें पाया जाता है। इसके बाद आता है हरित लवक। इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन बनाने का कार्य करता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है, और इसमें पर्णहरित जो मुख्य वर्णक पाया जाता है। और इसके अंदर पर्णहरित में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, मैग्नीशियम, Mg, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद देखते हैं अपना कोशिकांग अगला है रसधानी। इसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती हैं, जिससे क्या कहा जाता है, रसधानी के अंदर जो चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। जैसे ये रसदानी दिख रही है और इसके चारों तरफ की झिल्ली क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। इन रसदानियों में कोशिका रस भरा रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है, कोशिका रस अंदर की तरफ। इसके बाद जब जंतु कोशिका में रसदानियाँ जल संतुलन का कार्य करती हैं, परंतु पादप कोशिका के अंदर ये स्फीति और कठोरता प्रदान करने का कार्य करती हैं। रसदानी का सिर्फ इतना ही काम होता है। इसके बाद अगला देखते हैं अपन तारककाय। तो तारककाय की खोज है, सबसे पहले देख लेते हैं, 1888 ईस्वी में टी बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है कि एक तारककाय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक बेलन जैसी संरचना होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये बेलन जैसी संरचना, इसके जो मुहाने पे या सिरों पे जो है ये स्टार समान दिखाई देता है, इसलिए इसको तारे के समान कहा जा सकता है, तो तारककाय कहते हैं। इन 2 सूक्ष्म रचना होती है इसके अंदर, जिनको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। ये जैसे सेंट्रियोल दिख रहा है अपन को। इसके बाद ये कोशिका में सीलिया और फ्लेजिला बनाने में मदद करता है, और ये कोशिका का प्रचलन अंग इसका अर्थ यह है कि ये लोकोमोटर ऑर्गेनेलीज हैं, इसे गति करता रहता है। इसके बाद अंतिम देखते हैं कौन सा है अपना, माइक्रोट्यूबुल्स। तो माइक्रोट्यूबुल्स का अर्थ ये सीधा सा दिख रहा है कि माइक्रोट्यूबुल मतलब सूक्ष्म नलिकाएं। तो छोटी छोटी नलिकाएं रचनाकार होती हैं, रचनाकार जो इसकी रचना जो है नलिकाकार होती है, और ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करती हैं, और ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती हैं। इतना ही इसको ध्यान रखना है। माइक्रोट्यूबुल्स नॉर्मल आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, और इसमें ये संरचना अपन देख पा रहे हैं, एक नली के समान संरचना होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।